तारीख ने हमें सिखाया था कि जंगें सिर्फ टैंक्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल से लड़ी जाती हैं, लेकिन 21वीं सदी का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि मार्का बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि इंसानी दिमागों के अंदर लड़ा जा रहा है। इसे पॉलिटिकल साइंस की जबान में पॉलिटिकल वारफेयर या फिर परसेप्शन मैनेजमेंट कहा जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल प्रोफेसर जोसेफ नाइब ने अपनी बुक द सॉफ्ट पावर में एक बुनियादी उसूल वाज़ेह किया था। उनका कहना था कि जब आप हार्ड पावर यानी फौज का नंगा इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाती है। इसलिए आपको सॉफ्ट पावर यानी फेमिनिज्म जैसे हथियार को अपनाने की जरूरत है। इटालियन फिलोसोफर अंतोनियो ग्राम्सी ने इसे कल्चरल हेजमनी का नाम दिया था, जिसका मकसद ये था कि कैसे फेमिनिज्म जैसी चीजों के जरिए दुनिया पर कंट्रोल पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के उस सबसे बड़े बाअसर बुक की। उस बुक के मुताबिक फेमिनिज्म, जेंडर राइट्स और लिबरल फ्रीडम जैसे कोई चीज ही नहीं, ये तो बस एक प्रोपेगेंडा था जिसका मकसद सिर्फ ये था कि कैसे दुनिया के कल्चर को कमजोर किया जाए। और हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी सोसाइटी का कल्चर कमजोर हो जाए तो वो सोसाइटी गुलामी में आ जाती है। बात शुरू होती है सन 2000 से, जब इजराइल ने अपनी दूसरी मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया अगेंस्ट अल अक्सा। जब तेल अवीव ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया तो उन्हें आलमी तनकीद का सामना करना पड़ा। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री को अब डर लगने लगा कि कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। आइसोलेशन के डर से 2005 में इजराइल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ब्रांड इजराइल। इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे फॉरेन मिनिस्ट्री के ईदो अहारोनी। ये प्रोजेक्ट बेसिकली कह रहा था कि कैसे इजराइल की मिलिट्री इमेज को कन्वर्ट करके एक वाइब्रेंट, प्रोग्रेसिव और लिबरल डेमोक्रेसी के तौर पर इंटरनेशनल दुनिया में पेश किया जाए। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो जल्दी गिर जाता है। 2009 में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ब्लूप्रिंट के नाम से लीक हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट 117 पेज पे बनी एक कॉन्फिडेंशियल स्क्रिप्ट थी। इस स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड था फ्रैंक लुंड्स। फ्रैंक का कहना था अगर इजराइल को अपनी मिलिट्री इमेज को चेंज करना है तो उसे ये 3 चीजें अडॉप्ट करनी होगी। उनके मुताबिक सबसे पहला काम जो इजराइल को करना था वो ये था कि मिलिट्री लैंड्स और मिलिट्री क्लेम्स की कभी बात ना करो। जब भी मीडिया सवाल पूछे तो फेमिनिज्म, जेंडर राइट्स एंड वुमेन राइट्स की बात करो। दूसरी हिदायत उनके लिए ये थी कि इंटरनेशनल लॉ वायलेशन और इलीगल सेटलमेंट्स जैसे वर्ड्स को बैन कर दो। इसके बजाय कम्युनिटीज और नेबरहुड जैसे वर्ड का इस्तेमाल करो। तीसरी और जो अहम बात थी वो ये थी कि कैसे कम्युनिटीज को यकीन दिलाएं कि आपका जो कल्चर है वो बोसीदा है। स्पेशली वुमेन्स को टारगेट करना उनका। इस फ्रेमवर्क के जरिए उन्होंने ये दूसरी कंट्रीज को रियलाइज करवाया कि आप बैकवर्ड, कल्चरली सप्रेस्ड और इनहेरेंटली डिप्राइव्ड हैं। और ये बात इतनी सक्सेसफुल रही कि सब कॉन्टिनेंट जैसे मुल्कों में लोगों को फील होने लगा कि वाकई हम प्रिमिटिव सोच रखते हैं या फिर प्रिमिटिव सोसाइटी में रह रहे हैं। प्रोफेसर लीला अबूद ने अपनी बुक डू मुस्लिम वुमेन नीड सेविंग में दिखाया कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कैसे लोकल कल्चर को एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि उनके सकाफती और दीनी सोशल स्ट्रक्चर को कमज़ोर किया जा सके। ये वो नैरेटिव था जो इजराइल ने सन 2000 से स्टार्ट किया और 2015 तक चलता आ रहा था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिसने इजराइल का भांडा फोड़ दिया। जब इजराइल ने वुमेन एम्पावरमेंट का प्लांट लगाया था तब उनको ये नहीं पता था कि वो जो पानी दे रहे हैं ये पौधा बढ़ भी सकता है। 2017 में जब यूएस का सबसे बड़ा वुमेन मार्च निकलता है तो उनकी लीडरशिप अब नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में भी बात करना शुरू कर देती हैं। अब उनका कंसर्न सिर्फ यूएस बेस्ड या फिर वेस्टर्न वुमेन तक नहीं रहा, अब उनका कंसर्न बियॉन्ड द बॉर्डर जा चुका था। जब उस लीडरशिप ने पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट किया तो इजरायली लॉबी अलर्ट हो गई। इजराइल ने एपेक और एडीएल जैसे मीडिया ग्रुप्स और फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ द वुमेन को ऑर्डर दिया कि इनके अंदर दरार डाली जाए। सबसे पहला काम जो इजराइल ने किया वो था फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल सपोर्ट को इजराइल ने खत्म कर दिया। फिर उनकी लीडरशिप खरीदते हैं। फिर एक मीडिया कैंपेन शुरू होती है उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो वाकई में ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर जॉन मियरशिमर और स्टेफन वॉल्ट ने अपनी बुक द इजरायली लॉबी इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी में डिस्क्लोज किया कि कैसे ये इजरायली लॉबी अमेरिका को कंट्रोल कर रही है। ना कि सिर्फ अमेरिका को बल्कि कैसे दुनिया को अपने इशारों पे नचा रही है।
चलिए अब देखते हैं कि इजराइल का ये मजाक दुनिया को कितना भारी पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक कोलैप्स की। ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम और मदरहुड कन्वर्ट हो जाती है ऑपरेशन में, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट बन जाती है लिबरेशन और फर्टिलिटी रेट 2.1 से गिरकर 0.72 पे आ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलिजाबेथ वेरेन ने अपनी बुक द टू इनकम ट्रैप में एक्सपोज किया कि फाइनेंशियल लिबरेशन के नाम पर चीप लेबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे कॉर्पोरेशन माफिया को सस्ती लेबर मिली। उनका कहना था कि जो काम घर का एक फर्द कमाकर पूरा कर सकता था, आज वहां 2 लोग कमाकर भी वो काम पूरा नहीं कर पा रहे। 2009 में NBER की एक रिसर्च शाया होती है। प्रोफेसर बेट्से स्टीवेंसन और जस्टिन वोल्फर अपनी रिसर्च द पैराडॉक्स ऑफ फॉलिंग वुमेन हैप्पीनेस में साबित करते हैं कि ट्रेडिशनल फैमिली नेटवर्क और कल्चरल वैल्यूज के टूटने के बाद ओवरऑल फीमेल हैप्पीनेस, मेंटल वेलबींग का ग्राफ 1970 के मुकाबले कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। तारीख का उसूल है कि कोई भी डाइवर्जनरी स्ट्रेटजी या आर्टिफिशियल नैरेटिव ज्यादा देर तक नहीं चलता। ब्रांड इजराइल प्रोजेक्ट एक ऐसा कैंसर है जो मुआशरे में फैलता जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने इंसानों के दिमागों को भटकाने की कोशिश की। बहुत से ऐसे मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश, इस कैंसर में इस तरह मुब्तला हैं कि शायद वो सोसाइटी अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई है। ये सवाल आप सबके लिए, क्यों हमें अपना कल्चर बोसीदा और दूसरों का कल्चर सुपीरियर लगता है? मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अनटोल्ड अजहर।